Assalamualaikum, welcome to the Ask Me Physics channel, क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स चैप्टर से आज जो हमारा टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। इससे पहले हमने फ्रैक्शन पढ़ लिया कि ये एक रेजिस्टिव फोर्स होता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करते हो तो आपको एक रेजिस्टिव फोर्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि एक ब्लॉक है, स्टील का एक ब्लॉक है, ठीक है ये, और ये एक दूसरा स्टील का एक टेबल है कि उसके ऊपर ये रखा गया है। जब आप इसको इस तरफ मूव करते हो तो ये जो है ये स्टील की ब्लॉक्स जो है ये इसको रोकने की कोशिश करेगी और यहाँ पर एक रेजिस्टिव फोर्स अपीयर होगी। अब इस में जो अहम फैक्टर होता है कि ये रेजिस्टेंस क्यों होता है, इसकी जो हमने माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस की थी, तो हर ऑब्जेक्ट जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर देखा जाए तो वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होता, बल्कि उसमें बम्प्स होते हैं या हेल एंड ग्रूव्स होते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे में जो है फंस जाते हैं। और फिर जब आप फोर्स लगाते हैं इस पर तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना, यहाँ पर ये दोनों सरफेस के दरमियान एक रेजिस्टिव फोर्स अपीयर होती है, जो कि जिसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। ये फ्रैक्शन जो है ये दो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। इसमें एक चीज़ जो है ये इस ब्लॉक की मास है। जितनी इसकी ज़्यादा मास होगी, ठीक है, जितना ये डाउनवर्ड आप फोर्स लगाओगे, यानी इसकी जितनी भी डाउनवर्ड फोर्स होती है, वेट होती है, उतनी ही टेबल के सरफेस से इसके ऊपर जो है एक नॉर्मल फोर्स आर या एफ एन, जिसको कह दिए बुक्स में लिखा गया है, या कैपिटल आर लिखते हैं या एफ एन, यानी नॉर्मल फोर्स टेबल से एक वर्टिकल फोर्स इस पर लगती है, जिसकी वजह से ये बॉडी जो है रेजिस्ट करती है। तो एक वजह तो इसमें जो है ये इसकी वेट ही होती है, जितनी वेट होगी उतनी जो है इसकी नॉर्मल फोर्स होगी। दूसरी बात यहाँ पर अगर हम करें तो वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, जो कि इन दोनों सरफेसेस की जो कांटेक्ट होती है उसकी एक नेचर को डिफ़ाइन करती है। तो उसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं और इसको थोड़ा बहुत डिटेल के साथ समझेंगे। अच्छा, अब हम एक वीडियो के ज़रिए समझेंगे कि किस तरह से ये ब्लॉक जो है इसको हमने एक डाउनवर्ड फोर्स के साथ, यानी ये एक फोर्स ही है जिससे हमने इसको खींचना है, तो हम यहाँ पर कुछ मास अटैच करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाएंगे। जो जो हम बढ़ाएंगे तो आप देख सकोगे कि यहाँ पर जो मास की वैल्यू है वो जब बढ़ती जाएगी तब भी जो है ना ये आपको मूवमेंट इसमें नज़र नहीं आएगा। एक ख़ास पॉइंट पर आपको एक मूवमेंट आएगा जिसके इसकी जो सारी सिनारियो है उस पर हम एक ग्राफ को ट्रेस करेंगे। फिर उसी ग्राफ को इसी तरह के शक्ल का एक ग्राफ आएगा जिसको हम फिर आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब अगर आप इधर देख सकते हैं तो हम इसको एक एनिमेशन वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हम मास इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर मास इंक्रीज़ हो रहा है। ये ब्लॉक्स हम यहाँ पर वेट लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जब वेट लग रहा है तो एक टाइम जो है बहुत वेट अब इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस वायर में जो फोर्स है या टेंशन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। बट ये जो है ये ब्लॉक जो है मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इनफ फोर्स नहीं है कि इस ब्लॉक को मूव कर सके, यानी यहाँ पर रेजिस्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा है जिसको रोक रही है। अब अगर एक अमाउंट से ये फोर्स बढ़ जाए, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकोगे कि अब ये अमाउंट कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनफ फोर्स है, तो ये ब्लॉक जो है आहिस्ता आहिस्ता मूव होने लगा है। तो ये ब्लॉक जो है मूव होने लगा है और इनकी जो सारी प्रोसेस थी ये हमने एक ग्राफ में देख ली। ये एक ग्राफ है जिसको हमने क्लियरली यहाँ पर जो है वो जो है ट्रेस किया हुआ है। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह जो ये ब्लॉक पहले मूव नहीं हो रहा था तो उसको भी अभी हम देखेंगे कि ये फोर्स कहाँ जा रही थी। तो यहाँ पर इस ग्राफ को हम यहाँ क्लियरली डिस्कस करते हैं कि जब हम फोर्स लगा रहे थे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि इस ग्राफ में जो हमने प्लॉट किया है इसमें एक अप्लाइड फोर्स है। जो जो आप इस तरफ मूव करोगे तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इस तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बढ़ती है वो फ्रिक्शनल फोर्स की है। तो जब आप देखते हैं कि यहाँ से जब आप इनिशियली तो कुछ लोड नहीं होता, हम लगा देते हैं कि देयर इज़ नो लोड,
तो फ्रैक्शन भी जो है ना हम उस वक्त जो है स्टैटिक फ्रैक्शन होती है, बट ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं होता, तो वहाँ पर जब अप्लाइड फोर्स नहीं है तो फ्रैक्शनल फोर्स भी नहीं है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता फोर्स को जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, यानी फोर्स लगाते हैं तो एक मोमेंट तक ये जो है, ठीक है, जितना आप अगर फोर्स को इस पॉइंट तक बढ़ाते हैं तो आपके पास इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए जो है एक फ्रैक्शनल फोर्स जो है वो भी बढ़ रहा है। यानी आपका जो सारा फोर्स इनिशियली जो आप फोर्स बढ़ा रहे थे उसकी जो अमाउंट थी वो कहाँ गायब हो रही थी, वो असल में यहाँ पर एक फ्रैक्शन थी जो कि हम उसको स्टैटिक फ्रैक्शन कहते हैं। यानी ये फ्रैक्शन इस बॉडी को मूव होने से रोक रही थी। हमने स्टैटिक फ्रैक्शन को ऑलरेडी पढ़ा था कि ये ऑब्जेक्ट को मूव होने से रोकती है। अब जब हमारा फोर्स इस पॉइंट डी तक आ रहा था तो उस वक्त जो है स्टैटिक फ्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच गया था। फिर एक टाइम आ जाता है कि आपका जो अप्लाइड फोर्स होता है ये जो है ये ओवरकम हो जाता है इस पर, ठीक है, इस स्टैटिक फोर्स पर, इस मैक्सिमम वैल्यूज़ पर जो है ये क्या हो जाता है, ये ओवरकम हो जाता है। तो फिर फ्रैक्शन जो है फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम ये क्या हो जाता है, ये डिक्रीज़ होने लगता है, यानी फ्रैक्शन अपनी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करने लगती है। बट इस पॉइंट पर जो है बॉडी मूव करने लगती है, अभी मूव नहीं हो रही, याद रखिए इस पॉइंट पर अभी बॉडी मूव नहीं हो रही है। ये जो स्टैटिक फ्रैक्शन है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसको हम अभी जो है एक नाम भी देंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल स्टैटिक फ्रैक्शन की होती है उसको हम लिमिटिंग फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, लिमिटिंग फ्रैक्शन। ये वो वैल्यू फ्रैक्शन की होती है कि इसके बाद अगर आप और फोर्स बढ़ाते हैं तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी और स्टैटिक फ्रैक्शन बाकी आपके पास नहीं रहेगा। फिर ये जो है ना डिक्रीज़ होने लगती है फॉर अ वेरी ब्रीफ मोमेंट, ठीक है, जिसको आप यहाँ पर एफ आर जो इसको नाम दिया गया है, ये असल में जो नॉर्मल फोर्स होती है, ठीक है, ये उसके बराबर आ जाती है फिर, ठीक है, यानी आप जो अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये इस पॉइंट पर, और यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वो नॉर्मल फोर्स के बराबर आ जाती है और उसके बाद मूवमेंट शुरू हो जाती है। यानी ये ब्लू लाइन जो आपको नज़र आ रही है, इसके बाद आप जितना भी फोर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ से जितना भी आप फोर्स को बढ़ाओगे तो ये वैल्यू जो होती है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। जब तक वेलोसिटी बहुत कम या बहुत ही ज़्यादा ना हो जाए तो इसकी वेलोसिटी आलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है। तो हम इस केस में देखेंगे कि आप फोर्स को बढ़ा ही रहे हो, लेकिन जो काइनेटिक फ्रैक्शन यहाँ पर अब ये नेचर इसकी जो है वो चेंज हो गई, इसको आप काइनेटिक फ्रैक्शन कह रहे हैं। और यहाँ पर आपको मैं एक और बात बताता चलूँ, ये ऑरेंज लाइन जो है ये जो है आपके पास स्टैटिक फ्रैक्शन की जो फोर्स है उसकी अपीयरेंस बता रही है कि ये इस फोर्स के साथ ये बढ़ रही है। तो इस वक्त जब बॉडी जो रेस्ट में थी तो उस वक्त जो दोनों सरफेसेस के दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन थी आप उसको म्यू एस कह सकते थे, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है ये ज़्यादा होती है बनिस्बत यहाँ पर जो फिर जब बॉडी मूव होने लगती है तो इन दोनों के दरमियान जो फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन होती है हम उसको के का नाम देंगे। अभी इसको अलग अलग डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन ये यहाँ पर ये बात समझना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर अभी हम कुछ फार्मूला डेवलप करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए हमें जो लिमिटिंग फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम लेंगे। हमें पता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी लिमिटिंग फ्रैक्शन की, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होती है एफ आर के, यानी नॉर्मल फोर्स। यहाँ पर ये नॉर्मल फोर्स है जो कि जिसको आप वेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेट ही क्या रिएक्शन होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, बाकी जो है ये उसकी मैग्नीट्यूड इसी के बराबर होती है। अब अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकलेगा और उसको आप यहाँ पर म्यू एस डाल दें, क्योंकि लिमिटिंग फ्रैक्शन की बात हो रही है, स्टैटिक फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये एफ आर जो है ये नॉर्मल फोर्स बन जाएगा, ठीक है, ये एफ आर जो है ये नॉर्मल फोर्स है। एफ एन भी लिख सकते हैं, सिंपल आर भी लिखा जाता है बास बुक्स में, यहाँ पर हम एफ आर यूज़ कर रहे हैं इस ग्राफ के
वैल्यूज़ है। तो अब अगर हम दोनों साइड को एफ आर पर डिवाइड करते हैं तो एफ एस मैक्स जो है, ठीक है, ये लिमिटिंग फ्रैक्शन की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो है म्यू एस। तो ये म्यू एस जो है ये रेशो है लिमिटिंग फ्रैक्शन की और नॉर्मल फोर्स की, ठीक है। तो म्यू एस की जो वैल्यू है ये जो है आपको इन दोनों के दरमियान जब बॉडी मूव नहीं करती तो इन दोनों सरफेसेस का जो कोफिशिएंट होता है वो आपको डिफ़ाइन करके देता है। याद रखिए इन दोनों की यूनिट सेम होती है, दोनों ही न्यूटन में कैलकुलेट होते हैं, तो इस वजह से ये दोनों न्यूटन जो है एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, तो म्यू एस की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो आपके पास स्टैटिक फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं। तो अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो म्यू एस की जो वैल्यू है ये भी याद रखा जाए कि म्यू एस की वैल्यू हमेशा 1 के ज़्यादा से ज़्यादा 1 के इक्वल, लेकिन हमेशा ये 1 से कम ही आएगा, ठीक है। और ये 1 के बराबर कब आएगा? जब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हो, तो म्यू एस की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि 1 से ज़्यादा होने के लिए जो लिमिटिंग फ्रैक्शन की वैल्यू है वो आर से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि आलमोस्ट जो है न्यूटन के थर्ड लॉ के कानून के ख़िलाफ़ वर्जी है, तो ये नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कम हो सकती है, यानी यहाँ से जब ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है तो उस वक्त एफ एस की वैल्यू कम होती है, और आर की वैल्यू जो है वो तो खैर कांस्टेंट ही होती है, लेकिन जब अप्लाई फोर्स करते हैं तो यहाँ पर एफ एस की जो वैल्यू है वो कम होते होते जो है ना, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी जो है वो कम रहेगी, लेकिन जब मैक्सिमम पर पहुंच जाती है तो फिर इसकी वैल्यू आलमोस्ट 1 के करीब ही होती है। तो ये हमारे पास म्यू एस की एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल या इससे कम, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, हमेशा कम रहेगी। ये हमारे पास म्यू एस की है। अभी अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन को देखेंगे तो जब बॉडी मूव होने लगती है, यानी इसके बाद जो इस पॉइंट पर लिमिटिंग फ्रैक्शन के बाद फिर जब बॉडी मूव होने लगती है तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन की वैल्यू होगी वो एफ के होगी, और ये प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल फोर्स के, ठीक है। अब यहाँ पर द सेम वे पर अगर हम ये वैल्यू निकालते हैं एफ के की, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो कोफिशिएंट आएगा उसको हम म्यू के लिखेंगे, और यहाँ पर ये एफ आर है, और इन दोनों को अगर फिर डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो एफ के की वैल्यू है वो आप नॉर्मल फोर्स पर डिवाइड करके आपको म्यू के की वैल्यू आएगी। तो इसकी भी जो आपके पास यूनिट आएगी वो कुछ कोई भी नहीं होगी, ये जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और ये कांस्टेंट रहती है, ठीक है। फोर्स आगे आप बढ़ाते जाओ, लेकिन ये जो है इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, जब तक ज़्यादा स्पीड बॉल बिल्कुल कम या बिल्कुल हाई ना हो जाए तब तक इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अब अगर हम इसकी वैल्यू भी देखेंगे तो इसकी वैल्यू भी जो है म्यू के की वैल्यू याद रखे हमेशा 1 से कम आएगी, ज़्यादा बराबर भी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो लिमिटिंग फ्रैक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू गेन करती है, फिर जो फ्रैक्शन की वैल्यू है काइनेटिक फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। अगर हम इन दोनों की जो वैल्यूज़ है वो उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, अगर एक साइड पर हमारे पास जो म्यू एस है, और अगर हम इसका जो रेशो यहाँ पर देखेंगे, या अगर आप इसकी कंपेरेबिलिटी करें, चलो इसको हम इस तरह करते हैं और यहाँ पर म्यू के लेते हैं, तो दोनों के जो फार्मूले हैं अगर आप देख सकते हैं, जो एफ एस मैक्स है यहाँ पर, और ये डिवाइड होता है नॉर्मल फोर्स पर। इसी तरह इसकी जो वैल्यू होगी वो आपके पास एफ के डिवाइडेड बाय एफ आर, ठीक है। दोनों की जो डिनोमिनेटर में मखरज में जो हिस्सा है नंबर होगा वो सेम होगा, तो ये दोनों तो कंपैरिजन में निकल जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम ही है। अब ऊपर जो वैल्यू होगी उसी पर जो है ये म्यू एस की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो याद रखें कि हमें पता है कि जो एफ एस मैक्स होता है इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एफ के एस, तो इस वजह से हमारे पास जो म्यू एस की वैल्यू होगी वो भी ज़्यादा होगी म्यू के से एक ही सिस्टम के अंदर। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन पर एक डिटेल एनालिसिस था, और मेरे ख्याल में इसमें और अगर आपको कुछ
जो सवाल में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में मिलेंगे कि रोलिंग फ्रैक्शन क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।